गुड इवनिंग सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में। साथियों जबरदस्त तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब लूसेंट में जो यूनिट नंबर 28 चल रही थी और लेक्चर हमारे पूरे जो कंप्लीट हो गए थे 29। ठीक है, आज जो लेक्चर नंबर 30 उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो 29 लेक्चर तक हम लोगों ने पूरा का पूरा गुलाम वंश कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद वो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो भाई साहब सभी बच्चों से कहना चाहते हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, धमाकेदार एक तरीके से बहुत बढ़िया सेशन होने वाला बिल्कुल। हाँ, बीच में पॉलिटी की डेमो क्लास चली थी भाई साहब। ठीक है, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 बट बैक हो गई है। आप लोग बहुत ज्यादा मैसेज किए कि सर हिस्ट्री नहीं चलेगी। मैंने पहले भी कहा था पूरी आपको लूसेंट कराई जाएगी तो कराई जाएगी। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 30 है, जल्दी से आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग काजल, मदन, बहुत बढ़िया, स्मृति पटेल, सुरभि पटेल, विनीत, रूपा, पूजा मालविया, सतीश, अविनाश, कृष्णा, कल्पना, गुड्डू, देश इंडियन आर्मी, मदन, सोनू चौहान, रविराज। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त भैया, सभी बच्चों का स्वागत है फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो हाँ, त्रिशूल बैस में किसी को भी कोई डाउट हो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त, खुश रहो बेटा। हाँ जबरदस्त, सरवन, दिलीप, मोनिका, आकाश, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब। शुरू किया जाए, चलो फटाफट लाइक तो करो फिर आगे बढ़े मामला। लाइक बढ़ो। देखो आज लिखा गया, आज हम लोग क्या पढ़ना है, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है और लेक्चर नंबर ये कौन सा है, लेक्चर नंबर 30। यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर भाई साहब 28। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और ये जो लूसेंट आपको दिख रही है लूसेंट पूरी की पूरी यहां पे कवर होने वाली है। ठीक है, खिलजी वंश लेक्चर नंबर 30 यूनिट नंबर 28 लूसेंट। चलो फटाफट ओपन कर लिया। हाँ, लेक्चर यूनिट नंबर 28 क्यों है तो बताना चाहते हैं। यूनिट नंबर 28 में दिल्ली सल्तनत बोला गया और दिल्ली सल्तनत में बोला गया है गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसी में तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सारे वंश उसी में है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सुजीत जी प्लेलिस्ट बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। मदन, सुरभि, लाल साहब, सालू, खुशबू तिवारी, भारती दुबे, प्रशांत, सुजीत, चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त भाई साहब। लाइक भी करते चलो, लाइक फटाफट करते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश अगला है, खिलजी। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, चलो बहुत ध्यान समझना, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा यहां पे। अब यहां बात समझो, गुलाम वंश का अंतिम शासक देख लो, गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, शमसुद्दीन कैमूर्स, अंतिम शासक। तो भाई साहब अंतिम शासक का नाम क्या था, तो सब बच्चों को पता है भाई साहब क्या नाम था, शमसुद्दीन कैमूर्स। क्लियर है, सबको पता है गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, लास्ट एम्परर था, कहने का मतलब है वो कौन था, शमसुद्दीन कैमूर्स। क्लियर है। अब यहां पे आपको पता है जब कोई नया वंश आ रहा था, ठीक, तो पुराने वंश के आखिरी शासक को मारा जा रहा था। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, आ रही बात समझ में। चलो, तो खिलजी वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भाई साहब इसने किसकी हत्या करके नया वंश बनाया था, तो इसने हत्या कर दी थी किसकी, शमसुद्दीन कैमूर्स की। शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके एक नया वंश स्थापित किया दिल्ली सल्तनत पे, उसका नाम क्या रखा, खिलजी वंश। क्लियर है, खिलजी वंश। और इसी को कहते हैं खिलजी क्रांति, इसी को कहते हैं खिलजी क्रांति भाई साहब।
तो खिलजी वंश जो स्थापित हुआ यही कहलाता है खिलजी क्रांति के नाम से। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कंचन, यामिनी, इतनी बात उम्मीद करते सबको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि खिलजी वंश को जो खिलजी क्रांति कहा, खिलजी क्रांति कहा किसने? तो बात यह निकल के आती है, तो याद रखिएगा, यह कहा किसने? मोहम्मद हबीब ने। ठीक है, मोहम्मद हबीब जो थे वो एक इतिहासकार थे, वो एक इतिहासकार थे और इन्होंने कहा, क्या कहा? खिलजी वंश जो पूरा का पूरा चलेगा, इसको ही कहा इन्होंने खिलजी क्रांति का नाम दिया। क्या कहा भाई साहब? बचवा, खिलजी क्रांति। क्लियर है? खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा। किसने कहा? तो मोहम्मद हबीब थे, और मोहम्मद हबीब का कहने का मतलब है कि ये इतिहासकार थे। क्लियर है? इतनी बात उम्मीद करते समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, चलिए अंजलि जी, पॉलिटी की टाइमिंग क्या है? पॉलिटी यहां पर नहीं मिलेगी, पॉलिटी आपको स्टडी पाई एप्लीकेशन पे त्रिशूल बैच में जाके मिलेगी। ठीक है, वहां पे मिलेगी। आगे बात समझ में? हाँ, जिन बच्चों, ये मान लो अगर वहां पे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये मान लो वहां पे एक अच्छी गुणवत्ता के साथ और बढ़िया गुणवत्ता के साथ वहां पे जो फीस रखी गई मिनिमम, इसीलिए कि गुणवत्ता के साथ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो, पीडीएफ तैयार हो, तो आपको स्टडी पाई पे त्रिशूल बैच वहां पे चल रहा है। ठीक है, चलो मेडिटेशन एंड नेचर, मैं दिल्ली से हूं। बहुत बढ़िया बेटा। वैष्णवी, यामिनी, नीलम, जागेश्वर, वर्षा राजपूत, बिल्कुल, नीरज कुमार वर्मा, ऋचा चौहान, रूबी करदम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। ठीक है, हाँ, अब याद रखिएगा, पहला राजवंश मतलब खिलजी वंश के बारे में क्या बात बोली गई, तो समझ लो। खिलजी वंश के बारे में बोली गई बात कि पहला राजवंश जिसने दक्षिण भारत को जीता। किसको जीता भाई साहब? दक्षिण भारत को जीता। खिलजी वंश ऐसा पहला राजवंश था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण भारत को जीता। तो दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला राजवंश कौन सा था? उसका नाम था खिलजी वंश। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। गुड्डू कुमार यादव, जबरदस्त। सुप्रिया, दुर्गा साहू, बिल्कुल, कुमारी सुनैना, मोनिका, आप हिसार हरियाणा से हो, बहुत बड़े बेटा। वहां पे राखीगढ़ी भी पड़ता था, हड़प्पा सभ्यता का स्थल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जबरदस्त। फिर देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे ज्यादा उम्र में बैठने वाला शासक था। तो इससे कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान, सबसे बूढ़ा सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान कहने मतलब सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाला शासक कौन था, सुल्तान कौन था? तो भाई साहब वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कितने साल की उम्र में बना ये? तो याद रखिएगा 80 साल की उम्र में, 80 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा था। इसीलिए सबसे एक प्रकार से बूढ़ा सुल्तान यही कहलाया जाता है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, पीडीएफ आपको स्टडी पाई ऐप पर मिलेगी। ठीक है, चलो। सीएमपी भोजपुरी, श्रवण, उमा देवी, शालू गौर, काजल सिंह। भाई साहब देखो, जितने लोग देख रहे हो ना, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बता दो कि लूसेंट क्लास इज बैक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पूजा सक्सेना, ठीक है। मेरे बैच से आप बीएचयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हैं, श्योर, जीएस आपकी वहां की बिल्कुल कवर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, जल्दी से।
चलिए अब एक बात हमारी सुन लो बहुत जबरदस्त तरीके से। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो कहने का मतलब है जब भी तुम्हारे इरादे हौसले कमजोर पड़ने लगे तो भाई साहब बस इतना कर लेना कि मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो भाई साहब हमेशा याद रखना जब भी तुम डिमोटिवेशन की तरफ जाना तो बस इतना सोच लेना मेहनत को अपना हथियार बना लो, बाकी सफलता तो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, सफलता तुम पर फिदा हो जाएगी। तो कहने का मतलब तात्पर्य बस इतना है कि अगर आप मेहनत करोगे तो गारंटीड 100% नहीं 200% आप सफल हो जाओगे। क्लियर है? क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। जबरदस्त शेयर कर दो भाई साहब, जबरदस्त शेयर कर दो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। चलो अब बेटा बहुत ध्यान समझो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? तो याद रखिएगा इसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाई थी। किसको बनाई थी भाई साहब? किलो खरी को। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था और सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, इसीलिए सबसे बूढ़ा सल्तनत कहलाता था। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया तरीके समझना। और इसने जब हत्या की थी शमसुद्दीन कैमूर की, तब ये जाके गद्दी पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था। अब हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ बिल्कुल एक जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बात समझना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में समझना बहुत ध्यान से। इसके बारे में एक पेपर में प्रश्न और आता है, पता क्या आता है? ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक बताओ जो कभी सिंहासन पर बैठा ही नहीं, मतलब वो हमेशा जमीन पर ही बैठा। तो कहने का मतलब है सिंहासन पर ना बैठने वाला सुल्तान। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत में हम राजा को सुल्तान कहते थे, प्राचीन भारत में शासक बोलते थे, और मुगल में हम लोग बादशाह बोलेंगे जाके। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। तो सिंहासन पर ना बैठने वाला जो सुल्तान था वो कौन सा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो हमेशा जमीन पर ही बैठता था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में एक बात बताना चाहते हैं भाई साहब, इसका एक दामाद एवं भतीजा था। इसका एक दामाद एवं भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी था वो भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक प्रकार से भाई का लड़का था। जो अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आपको दिख रहा, ये जो था ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई का लड़का था। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर दिया, उसके बाद ये दामाद भी बन गया। क्लियर है? लेकिन यहां पे षड्यंत्र इतना तगड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की या अपने ससुर की हत्या तक का कर डालता है। हत्या कर डालता है। क्लियर है? फिर बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? तो कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी इसकी क्या करता है? हत्या करता है। हत्या कैसे करता है तो वो भी बहुत ध्यान समझना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है इसके बारे में, तो बिल्कुल एक स्टेप वाइज समझना वरना समझ में नहीं आएगा। हत्या होती कब भाई साहब? 1296 ईस्वी 1296
1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता, मतलब अपने चाचा की, मतलब अपने ससुर की। किस प्रकार, तो बात समझना। 1296 का समय था, 1296 ईस्वी का समय था, और यह भारत का दक्षिण भारत का एरिया था। यहां पर एक वंश चलता था जिसका नाम था यादव वंश। क्या नाम था? यादव वंश। और यादव वंश पे एक यादव वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल, उसका नाम था देवगिरी। यादव वंश की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था देवगिरी। और देवगिरी कहां पड़ता था भाई साहब? महाराष्ट्र। इतनी बात दिमाग में फीड हो गई होगी कि इस वाले एरिया में यादव वंश हुआ करता था, और यादव वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था देवगिरी। और देवगिरी कहां पड़ता था भाई साहब? महाराष्ट्र में पड़ता था। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब बात बहुत ध्यान समझना, क्या समझोगे? 1296 ईस्वी जो है, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है? अलाउद्दीन खिलजी धन दौलत संपदा लूटने के चक्कर में, धन दौलत लूटने के चक्कर में भाई साहब 1296 ईस्वी में ही, सन कौन सा? 1296 ईस्वी में ही देवगिरी का अभियान कर देता है। मतलब यादव वंश की राजधानी जिसका नाम था देवगिरी पर अभियान कर देता है। ये लाइन इधर करना, ले जाके इधर कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है? केवल समझते चलो। ये देवगिरी का अभियान कर देता है 1296, केवल धन दौलत सारी चीजें लूटने के लिए, ठीक है? सारी चीजें लूटने के लिए देवगिरी का अभियान करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। भाई साहब जब एक प्रकार से वहां पे अभियान कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, सब लूट लेता है, खूब धन दौलत। उसी बीच एक कोई व्यक्ति है, वो सूचना पहुंचा देता किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि आपका जो दामाद है, आपका जो भतीजा है, उसने देवगिरी पर अभियान किया है, धन दौलत को लूटा है, और अगर आप अभी धन दौलत नहीं लेंगे तो वो ये कर देगा भाई साहब, उससे, उस धन दौलत से एक नए राज्य का, एक नए साम्राज्य का एक प्रकार से स्थापना कर देता। तो भाई साहब बात यह आती है बहुत जबरदस्त तरीके से कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने धन दौलत लूटा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दिमाग में बात जाती है, वो संदेश भिजवाता है किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी दिमाग से काम लेता है, दिमाग से काम इस प्रकार लेता है, कहता है कि एक प्रकार से चाचा भी था, कहता है कि आओ आप हमसे मिलो आकर, और हमसे जब मिलो आकर, तो भाई साहब अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मिलने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो इनका दामाद ही था, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री इनसे बेही थी, शादी की थी, विवाह किया था। तो इस प्रकार ये इनसे मिलने चले जाते हैं, और उस जगह का नाम होता है जिसको कहते हैं कड़ामनिकपुर। कड़ामनिकपुर। और ये कड़ामनिकपुर जो है वो कहां पड़ता है भाई साहब? वो पड़ता है इलाहाबाद में। कड़ामनिकपुर पड़ता है इलाहाबाद में। यहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मुलाकात करता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? तो बात समझना, बहुत ध्यान समझ लेना। यहां पे मुलाकात होती है, फिर अलाउद्दीन खिलजी यहीं पर धन दौलत देने के बहाने अपने चाचा, अपने ससुर की हत्या कर देता। जब हत्या कर देता तो भाई साहब तभी तो हमने बताई 1296 में इसकी हत्या होती है। उस जगह का नाम भी पता चल गया, कड़ामनिकपुर, इलाहाबाद। यहां पर जब इसकी हत्या हो जाती है तो भाई साहब पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाता। और यहां पर जब देवगिरी का अभियान करता है, यादव वंश का उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम था रामचंद्र। उन राजा का नाम था रामचंद्र राय।
रामचंद्र राय एक प्रकार से उस यादव वंश का क्या हुआ करता था, उस यादव वंश का राजा हुआ करता था। देवगिरी राजधानी थी यादव वंश की, और यादव वंश का राजा कौन था, तो यादव वंश का राजा था रामचंद्र राय। और अलाउद्दीन खिलजी जब इसको जीतता है तो जीतने के बाद भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का एक संधि इससे भी हो जाती है, और इससे संधि में क्या होता है, इससे संधि में यह होता है कि एक तो हम विवाह करे हुए ही हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बिटिया के साथ, अब एक रामचंद्र राय की पुत्री थी जिनका नाम था, रामचंद्र राय की पुत्री का नाम था छत्र, बहुत प्यारा नाम है, याद रखिएगा, छत्रपाली। यह रामचंद्र राय की पुत्री का नाम था। भाई साहब संधि के अनुसार रामचंद्र राय अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के से कर देते हैं, जिससे भाई साहब इसके संबंध देवगिरी में एक प्रकार से रामचंद्र राय का भी यह दामाद बन जाता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। इतनी बात उम्मीद करते पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होती है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। कहां पर हत्या की जाती है, कड़ा मनिकपुर इलाहाबाद में हत्या की जाती है। हर एक चीज बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। क्लियर है। अभी तुम लोग ज्यादा ना बोलो कि बचपन का नाम ये था वो था, अभी हमने कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाया ही कहां है, अभी तो हम पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो सन है 1296, इसी सन में जलालुद्दीन फिरोज खां की हत्या होती है, इसी सन में अभियान होता है देवगिरी का, और इसी सन में वो गद्दी पर बैठता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, हां जबरदस्त, समझ में आ गया। चलो अब फटाक से क्या करोगे, अब फटाक से क्या करोगे भाई साहब, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओगे कि लूसेंट की क्लास का धमाका या गजब का तांडव शेर भाई साहब फिनिक्स एकेडमी चैनल पे तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो फटाक से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो जबरदस्त तरीके से। चलिए उम्मीद करते सारे बच्चों को बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। तो फटाफट आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। चलो कहने का मतलब है जिन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है वही लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो भाई साहब जैसे तुम जैसे निकम्मे अगर होंगे और तुम जैसे अगर पढ़ना पढ़ने वाले लोग होंगे, उन्हें तो अपनी काबिलियत पर ही भरोसा नहीं होगा, उन्हें तो अपने आत्मविश्वास पे भरोसा नहीं होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा सचिन कह रहे सर आज आप एंग्री कम क्यों हैं, मतलब एंग्री हो तभी तुम मानोगे। हाँ जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एक जोक आज पढ़ रहा था मैं, बहुत जबरदस्त जोक था भाई साहब। होता नहीं है प्यार मोहब्बत क्या ना करा ले जाए, बहुत ताबड़तोड़ चीज होती, प्यार मोहब्बत में आदमी अंधा हो जाता है। तो अंधा होने का मतलब उस जोक में यह था, लड़की अपने कहते नहीं है जिससे प्यार करती है उसको बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग, स्वीट हार्ट बोलती है। तो जब लड़का पूछता है लड़की से कि बेबी तुमने वैक्सीन लगवाई, तो लड़की कहती है हमने तो नहीं लगवाई, और वो फिर पूछती है लड़के से तुमने लगवाई, तो कहता हाँ लगवा ली, तो कहती है
कि क्या तुम्हें मेरे करवा चौथ के व्रत पे भरोसा नहीं रहा? तो कहने का मतलब है, बताओ कोरोना कहां से लेना देना करवा चौथ के व्रत से अपनी? वही कहने का मतलब है, प्यार इतना अंधा है कि कोरोना की तुलना करवा चौथ व्रत से की जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है भाई साहब कि किसी के चक्कर में मत पड़ो, करवा चौथ सब व्रत यहीं के रखे रह जाएंगे। वैक्सीन लगवा लो, बाहर भी ना निकलो, वरना जिंदगी तुम्हारी यहीं जहन्नुम बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते सब बच्चों को बड़े अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, बड़ा अच्छा जोक था सर। तो भाई साहब तुम लोग समझते चलो, तुम अगर नहीं समझोगे तो मजा बिल्कुल आएगा नहीं, है ना? क्योंकि तुम्हारे बिना सब मामला फीका है यहां पे। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, कितने लोग भाई साहब, अब कितने लोग करवा चौथ के व्रत पे भरोसा रखेंगे, कितने लोग कोरोना की वैक्सीन पे भरोसा रखेंगे? पहले ये बता दो, हाँ? पहले ये बता दो भाई साहब, कितने लोग कोरोना की वैक्सीन जो लग रही है उस पे भरोसा है, कि कितने लोग अपनी बाबू सोना के चक्कर में करवा चौथ के व्रत पे हैं? और बहुत तो व्रत ऐसे हैं भाई साहब जो कहने मतलब ऑफिशियली है ही नहीं, झूठे मूठे व्रत, उसमें करवा चौथ के व्रत में तुम्हें वैक्सीन नहीं लग रही, तुम समझ लो अपना। ठीक है, चलो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हर्षित गुप्ता नमस्ते बेटा, सुरभि पटेल बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दीपांशु, मानस, जबरदस्त। अंकेश वैक्सीन पर, हाँ चलो, तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना? हाँ, वैक्सीन पर ही ट्रस्ट करो भाई साहब, क्योंकि वैक्सीन में ही मामला बनेगा, वरना समझ नहीं आएगा कुछ, है ना? सही है, चलो आगे बात करें। अच्छा निर्मल, तुम बाबू सोना के व्रत को मानोगे? मानो भैया, मानो। मम्मी को भी बता देना कि हम मम्मी हम अपने बाबू सोना के व्रत पे भरोसा रख रहे, जो अनऑफिशियली है। ठीक है, चलो, जबरदस्त। फिर बात करते भाई साहब आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ बात करते तो एक और धमाकेदार बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो अब यहां पे हम लोग हेडिंग लगाते हैं जिसको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्लियर है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते भैया एक बार जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त। देखो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो। पहले जितने बच्चे देख रहे पहले तो वो लोग लाइक कर दे, क्योंकि भाई साहब अगर तुम लाइक नहीं करोगे तो हमारा जो है उत्साह जो है वो डाउन पड़ जाएगा, मजा आएगा नहीं, फिर मामला पिघल जाएगा और यहीं पे बात हमारी तुम्हारी मानी नहीं जाएगी। ठीक है, ये मान लेना। कहते नहीं है देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो कहने का मतलब जैसे अभी तुम कुछ नहीं हो तो छोटे हो, मौसी मौसा फूफा फूफी सब पूछते भाई सब क्या कर रहे, पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात जब आ जाएगी कि समय के बाद जब पूछेंगे और तुम कुछ बने नहीं, तब बड़ी भाई साहब बेइज्जती वाली बात रहेगी, बड़ी ज्यादा इज्जत बचाने वाली बात रहेगी। तो कहने मतलब देर से बनो जरूर कुछ बनो। ठीक है, क्योंकि लोग वक्त के साथ एक प्रकार से तुम्हारे हालचाल नहीं पूछेंगे, हैसियत नहीं पूछेंगे, हैसियत पूछेंगे। ठीक, तुम्हारे पास है क्या? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हां, जबरदस्त। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो यहां पे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश से चलाएगा, कब से कब तक भाई साहब? 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ही पूरा का पूरा मामला गद्दी पर राज करेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दें, जैसे ही इसका जन्म हुआ, कहने का मतलब है जन्म के समय पिता की मृत्यु हो जाती है,
मतलब पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। जन्म के समय पिता की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर इसका लालन पालन, लालन पालन इसके चाचा कौन करता भैया? अभी पढ़ के आओ, जिसकी इसने हत्या कर दी थी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बड़े अच्छे अंदाज से पता चल गया होगा कि भाई साहब लालन पालन किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। क्लियर? क्योंकि जन्म के समय में ही इसके पापा की डेथ हो गई थी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। जबरदस्त, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का, पूरे दिल्ली सल्तनत का कहने का मतलब है, चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो निरक्षर था। निरक्षर का मतलब अनपढ़ सुल्तान था। निरक्षर सुल्तान, सबसे कहने का मतलब है अनपढ़ सुल्तान ये था, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान आपको मिलेगा जाके मोहम्मद बिन तुगलक। कहने का मतलब है MBT। क्लियर है? MBT। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। छाया रघुवंशी सर, आपने तो पक्का वैक्सीन ली होगी। अरे बालिका, कोई बाबू सोना हमारे इधर उधर होते ही नहीं, तो करवा चौथ पे व्रत रखेगा ही नहीं कोई। भाई वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, इसमें सोचने वाली बात क्या है कि नहीं? चलो, हाँ आयुष, अच्छा आप हमारे लाडले, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, त्रिशूल बैच के बारे में बात यह कि अगर आप स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करते, कौन सा एप्लीकेशन? गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई, वहां पर आप त्रिशूल बैच अगर पाएंगे तो त्रिशूल बैच के बारे में सबसे बड़ी बात बता दें कि भाई साहब वहां पे यह मान लो कि 3 से 4 महीने में पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन, साथ में पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और पूरा एक प्रकार से इतिहास और स्टैटिक जी के सारी चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से खत्म की जाएंगी। और आधे ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो स्टडी पाई एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करें, त्रिशूल बैच में ज्वाइन करें। ठीक है, चलो, इतनी बातें उम्मीद करते समझ में आ गई होंगी। फिर भाई साहब बहुत ध्यान समझो। क्या समझोगे? अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से सबसे निरक्षर सुल्तान था। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? अच्छा, जबरदस्त। हाँ, फिर भाई साहब देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसकी एक उपाधि थी। पहले तो इसके बचपन का नाम देख लो, क्या था? बचपन का इसके क्या नाम था अलाउद्दीन खिलजी के? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था उसको कहते थे अली एवं गुरसाब। अली एवं गुरसाब। क्लियर है? ये दोनों बचपन के नाम थे। किसके थे भाई साहब? अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम थे अली एवं गुरसाब। और सबसे बड़ी बात बता दें भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीतने का एक बार प्लान बनाया था, इसीलिए इसकी एक उपाधि थी जिसका नाम है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी मतलब द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? तो भाई साहब द्वितीय सिकंदर इसी को बोलते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आदित्य आनंद कह रहे सर जी आपकी क्वालिफिकेशन, हम बच्चा 5वां पढ़े हैं। ठीक, 5वां पढ़े बस साक्षर रहन, वही पढ़ी पढ़ी तुमको पढ़ा दीन। ठीक, और क्वालिफिकेशन पूछियो, जो हम पूछेगा तुमको पूछे रहो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर बात समझा भाई।
कि ये जो देवगिरी का अभियान किया था इसके बारे में भी आपको हम पहले बता चुके हैं। क्या बताया हमने इसके बारे में भाई साहब? 1296 ईस्वी में देवगिरी का अभियान, 1296 ईस्वी में देवगिरी का जो अभियान किया था इसने, तो देवगिरी अभियान से हुआ क्या, मामला क्या बना, तो भाई साहब देखते रहे ना। तो देवगिरी के अभियान से हुआ ये कि सबसे पहला प्रश्न बनता, यहां पे खूब सारा इसने धन दौलत सब लूटी, ठीक है। उसके बाद जो पैसा यहां पर लूटा, उसके बाद भाई साहब इसने जलाली सरदारों को नियुक्त किया। मतलब जलाली सरदारों को खरीदा, और जलाली सरदार मतलब जो जलाउद्दीन खिलजी के समय में सरदार बने बैठे थे। क्लियर है? अरे पंकज सर आपने शादी किए हैं कि नहीं किए हैं? बच्चा हम अनमैरिड हैं, ठीक। अबे शादी नहीं की, पांचवा पढ़े हैं। तो भाई साहब जो छठी पढ़ी लड़की हो तो बताओ, ठीक। पांचवा हम पढ़े हैं और एक क्लास हम ज्यादा वाली ले बे, ठीक, पीछे वाली नहीं ज्यादा वाली, ठीक। सब लोग लड़की मतलब अब हम चाहिए थे कि हम कम पढ़े तो कम से कम जो हमारा एक प्रकार से धर्म पत्नी हो वह एक कक्षा ज्यादा पढ़े हुए। क्लियर है? और कुछ? अब तुमका रिश्ता लाभे खुला है, ठीक। चलो फिर देखो, जलाली सरदारों को उसने नियुक्त किया, साथ में एक केंद्रीय सेना रखी। केंद्रीय सेना मतलब सबसे पहले एक सेना को इसने संगठित किया और केंद्रीय सेना की नींव रखी। उसमें लगभग कितने सैनिक थे भाई साहब? 5 लाख लगभग सैनिक थे। उसमें इसने कितने सैनिक लगभग रखे? 5 लाख सैनिक। फिर यहां पे प्रश्न उठता है बहुत प्यारा सा कि जो सेना की बात यहां पर आती है भाई साहब, इसने सबसे पहले केंद्रीय सेना का यहां पर 2-3 प्रश्न आते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आता कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। फिर प्रश्न आता है कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने एक प्रकार से बहुत बड़ा काम किया था, क्या? घोड़ा दागने की हुलिया की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने की शुरुआत किसने की थी? भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझना, एक काम इसने और किया था, सैनिकों याद रखिएगा, सैनिकों का हुलिया लिखना किसने शुरू करवाया था? हुलिया लिखना। भाई साहब सेना के बारे में चारों बातें किसने स्टार्ट की थी? सैनिकों का हुलिया लिखना, स्थायी सेना रखना, नगद वेतन देना एवं घोड़ा दागने की सारी चीजें किसने शुरू की थी? वो शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। जबरदस्त। स्थायी सेना, नगद वेतन, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखना, सब अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब तुम लाइक शेयर नहीं करोगे? हाँ, लाइक शेयर तो बनता ही है भाई साहब। अच्छा, मुन्नी पांडे कह रहे हैं कि सर कहां से हो, रिश्ता तभी तो भेजेंगे, हम उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले से हैं। ठीक, चलो सर आप नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ते में भाई साहब हम डाबर वाला च्यवनप्राश लेते हैं, ठीक। और भाई साहब याद रखिएगा 1 गिलास दूध लेते हैं, बस उसी से आवाज ये निकलना करती है। क्लियर? चलो। अच्छा सर मैं बहुत मजे लेता हूं बच्चे के। अरे भाई साहब बच्चे हमारे मजे लेते हैं कि हम लेते हैं? चलो इतनी बातें उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो उम्मीद करते इतना आप फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, चलो लाइक शेयर में कुछ भी कमी आई तोड़ देंगे फोड़ देंगे, याद रखिएगा।
चलो, फटाक से भाई साहब लिखो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कहने का मतलब है भाई साहब कि अगर तुम मेहनत करते रहोगे तुम्हें कोई पिछाड़ नहीं सकता, याद कर लेना, ठीक है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें चमकाएगी, ये याद रख लेना। तुम्हारी मेहनत तुम्हें पीछे नहीं जाने देगी, ठीक है। चलो, सबको पूरा समझ में आ रहा? क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त, ठीक है। चलो, अब बात समझना भाई साहब आगे की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझना भाई साहब बहुत अच्छे से। क्या समझोगे? बहुत ही जबरदस्त तरीके से भी आगे समझना। अभी एक अभियान तो देख लिए भाई साहब, दूसरा अभियान देख लो। 1299 ईस्वी में इसने एक अभियान किया जिसका नाम था गुजरात विजय, गुजरात विजय अभियान। इसने गुजरात पे आक्रमण मार दिया, ठीक। अब बात आती है जो गुजरात विजय पे आक्रमण किया, तो भाई साहब उस गुजरात विजय, उस समय गुजरात का राजा कौन था? तो गुजरात का राजा था जिसका नाम था कर्ण। और कर्ण को इसने हरा दिया। कर्ण को इसने क्या कर दिया? हरा दिया। इसका फिर दिल आ गया किस पे? इसकी पत्नी पे, इसकी धर्म पत्नी पे, जिसका नाम था कमलाबाई। लो भाई, भाई साहब ये राजाओं को हरा के उनकी पत्नियों पर इसका दिल आ जाता था। पता नहीं कैसा राजा था ये, ठीक है, पता नहीं कैसा राजा था ये, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो भाई साहब जो कमलाबाई थी, बहुत अच्छे समझना, इससे अलाउद्दीन खिलजी फिर विवाह कर लेता है। लो, तीसरी पत्नी आ गई, तीसरी मेहरारू इनकी आ गई। यहां तो लोगों का एको एक मेहरारू नहीं मिल रही, इनका तीसरी मेहरारू मिल गई। मतलब कहने का है कि पहली तो भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। दूसरी छत्रपाली जब देवगिरी का अभियान किया था तो वहां पे भाई साहब हराया, पता किसको था? राजा रामचंद्र राय को। उसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान आक्रमण किया कहां पर? गुजरात विजय पर। गुजरात विजय को जीतने के बाद कर्ण की भी पत्नी कमलाबाई भी पसंद आ गई। लो भैया, इनसे भी विवाह, इनसे भी विवाह हो गया। क्लियर है? इनसे भी विवाह हो गया। अब बात आती है बहुत ध्यान से कि इसी विजय के दौरान, इसी विजय के दौरान एक इनको मिल गया हिंदू हिजड़ा। हिजड़ा का मतलब तो सब जानते होंगे, जो न नर होता है न मादा, कहने का मतलब न स्त्री न पुरुष, वो होता है हिजड़ा। और भाई साहब उस हिंदू हिजड़ा का जो नाम था, उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मलिक कफूर। मलिक कफूर। क्लियर? तो भाई साहब इतनी बात पता चल गई तुम्हें
कि हिंदू हिजड़ा जो था जिसका नाम था मलिक कफूर, भाई साहब इस विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या कर लिया, खरीद लिया। और जब खरीद लिया, उसके कितने रुपए में खरीदा, तो याद रखिएगा इसको खरीदा 1000 दिनार में। 1000 दिनार में भाई साहब, 1000 दिनार में खरीदा, तो इसकी एक उपाधि बन गई, टाइटल बन गई, जिसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जानते हैं, तो 1000 दिनारी के नाम से जानते भाई साहब मलिक कफूर को। लो, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, जबरदस्त भाई साहब। तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, मलिक कफूर को जाना जाता है। अब मलिक कफूर जो था भाई साहब, कितना ज्यादा एक इसने अलाउद्दीन खिलजी का वो काम किया। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जितना जीता, दक्षिण का जो विजय अभियान किया, एक प्रकार से दक्षिण विजय अभियान किया। तो दक्षिण विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन करता था, दक्षिण विजय अभियान। तो भाई साहब दक्षिण विजय जो अभियान था वो कौन करता था, तो भाई साहब वो मलिक कफूर करता था। क्लियर है, मलिक कफूर करता था, किसकी तरफ से करता था, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से करता था। क्लियर है, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रहा है। हाँ, लाइक शेयर बिल्कुल ठोक के करना, ठीक है। एक एक चीज बताएंगे कि दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण विजय में किसने सहायता की, किसने सफलता दिलाई, तो उसका नाम था हिंदू हिजड़ा मलिक कफूर, जिसको कहते थे 1000 दिनारी, क्योंकि भाई साहब ये 1000 दिनार में खरीदा गया था। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। देखो, तुम्हें पूरी लूसेंट जल्दी खत्म करनी हो तो भाई साहब पहुंच जाओ स्टडी पाई ऐप पर, त्रिशूल बैच, जहां पे सिर्फ 1500 रुपए में पूरा का पूरा एक बेहतरीन गुणवत्ता के साथ हमसे पढ़ लो आप, ठीक। जो दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर उस पर आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। संदीप कुमार, छत्रपाल, आलोक आर्यन, रामराज, शिवम, जबरदस्त भाई साहब, समझ में आ गया। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मजा आ गया होगा भाई साहब, जबरदस्त तरीके से ना। चलिए अब देखो आगे का जो है, जैसे रणथंबोर का अभियान है, ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ का, तो पद्मावत वाला मामला वहां पे मिलेगा जाके, ठीक है। तो रणथंबोर का अभियान, फिर चित्तौड़गढ़ का अभियान, तो हम लोग पढ़ेंगे कल शाम 7 बजे। तो बिल्कुल आप 7 बजे जुड़ जाइएगा, सभी के सभी बच्चे, तो इससे बहुत ही जबरदस्त तरीके से मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, बढ़िया से अच्छे समझ में आया भाई साहब। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई ऐप डाउनलोड करके वहां पे त्रिशूल बैच से आप ज्वाइन हो सकते हो। कई बार बता चुका हूं, जो आप बार बार पूछ रहे हो कि सर बैच कहां मिलेगा पूरा, ठीक है। सुरभि पटेल, विनय, सत्या, सोनेन्द्र, अनुराधा, जबरदस्त, जसराज राजपूत, सालू कुमारी, गुनगुन वर्मा, संदीप, अंजलि, रंजीत, काजल, पूजा, बाज, बैथाल ना बताओ, विक्रम बैताल नाम रखे हैं। चल, राम राम, मजा आ गया। तो उम्मीद करते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाक से। फिर अब मिलेंगे कल शाम को 7 बजे एक धमाकेदार सेशन के साथ, ठीक है। याद रखिएगा भाई साहब, जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। क्लियर है? कहने का मतलब है आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आपको बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत ही कठिन काम है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी जो एक प्रकार से क्वालिटी है उसको आप बढ़ाओ। आप ये मान लो जबरदस्त तरीके से आप चाहे जो एग्जाम देने जाओ सब पार हो जाएंगे, क्योंकि अपनी आपकी अगर योग्यता बढ़ गई तो भाई साहब मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलो
चलो उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा, भयंकर बिल्कुल नाइस। चलो तो भाई साहब अब मिलते हैं आपको हम कल शाम को 7 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। और भाई साहब त्रिशूल बैच के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जो कांटेक्ट नंबर दिया उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको कल शाम को 7 बजे, तैयार रहिएगा फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।